हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सेट वन था उसको सॉल्व कर चुके थे। आज का ये जो वीडियो इसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड सेट जो है इसको सॉल्व करने वाले। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020-23 की सेशन में पूछा गया था। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता था पहले वाले सिलेबस में, पुराने सिलेबस में कॉस्टिंग और मैनेजमेंट का जो पेपर होता था वो एक साथ होता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी जो है ये कॉस्टिंग का पेपर अलग है, मैनेजमेंट का पेपर अलग है। ठीक है, तो जो 2020-23 का सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें मेनली कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। अदरवाइज अगर हम लोग प्रीवियस सेशन का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पूछा गया। ठीक है, बट जो 2020-23 सेशन का था क्वेश्चन इसमें मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन, तो हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था, द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे ये टाइपोग्राफिकल एरर है। ठीक है, या कॉस्ट द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट वर्थी। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारा आउटपुट होता है, जो हम लोग उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, ये हमारे लिए वर्थी नहीं है। वर्थी कहने का मतलब हो गया ये यूजफुल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंट से जो हम लोग का इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही वर्थी होता है। उसी के बेसिस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को मैनेज करने का काम करते हैं। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए वर्थी नहीं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वर्थी है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बोला गया है, एबनॉर्मल वेस्टेज आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एक चीज देखो ध्यान रखना, कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस, ये सारा जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है या एबनॉर्मल लॉस हो रहा है उसके कॉस्ट को हम लोग कॉस्टिंग से अलग कर देते हैं। मतलब जो लॉस हुआ उसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते। शॉर्ट में ये याद रखना कि ये सारा जो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हो, एबनॉर्मल लॉस हो, ठीक है, ये सब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड। तो देखो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है हमारा टोटल में फिक्स होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जो हमारा होता है टोटल में फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन पर यूनिट जो ये चेंज होते रहता है। फिक्स कॉस्ट कहने का मतलब क्या, जो खर्च एक बार हो गया। अब देखो ज्यादा प्रोडक्शन अगर करेंगे, मान लो हम हमारा कहीं पे प्लांट है, प्लांट का जो रेंट हम लोग दे रहे हैं 10,000 रुपये दे दिए। अब अगर जीरो हम 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा रेंट पर यूनिट ज्यादा होगा। उसी के जगह पे अगर हम 5,000 प्रोडक्शन कर देंगे तो हमारा टोटल फिक्स रेंट तो सेम रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहेगा, बट पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होता है ये फिक्स नहीं होता है, टोटल में फिक्स होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल वेरिएबल एक्सपेंस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल एक्सपेंस होता है, सारा वेरिएबल एक्सपेंस ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये भी इनकरेक्ट है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का मतलब होता है जो एक्सपेंस हमारे आउटपुट में या प्रोडक्ट में डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, जो हम जिसको हम अपने प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, जिसका रोल डायरेक्टली आउटपुट को बनाने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और वेरिएबल एक्सपेंस कहने का मतलब होता है जो एक्सपेंस हमारे आउटपुट या प्रोडक्शन से लिंक होता है। ठीक है, मतलब बढ़ा तो बढ़ेगा, घटेगा घटा तो घटेगा, टोटल प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो जो भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंस होगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो वेरिएबल होता है, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा मशीन चलेगा। ठीक है, फिर ज्यादा बिल आएगा, बट वो हमारा एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? सभी वेरिएबल एक्सपेंस, ऑल वेरिएबल एक्सपेंस आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बट सारा है ऐसा नहीं। ठीक है, स्टोर लेजर इज केप्ट बाय स्टोर कीपर। ये रॉन्ग है। स्टोर कीपर जो है ये बीन कार्ड को मैनेज करता है। जो हमारा स्टोर लेजर है ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, ना कि स्टोर कीपर के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब जिससे हमारे बिजनेस में पैसा आता है। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैनेजमेंट में ये पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछेगा। डिप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड, ये भी इनकरेक्ट है। सोर्स ऑफ फंड मतलब जिससे हमारे बिजनेस में पैसा आता है या जाता है। जो ट्रांजेक्शन
हमारे फंड के इनफ्लो या आउटफ्लो को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन जो है हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं, इससे हमारे बिजनेस में पैसा नहीं आता है। पैसा किससे आता है? जैसे शेयर कैपिटल इशू किए हैं, ठीक है, सेल किए हैं, ठीक है, तो ये सबसे हमारे यहाँ पैसा आएगा। ठीक है, लोन लिए उससे पैसा हमारे बिजनेस में आएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्स बिफोर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी इनकरेक्ट है। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना आउटपुट वगैरह देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, इन जो भी हमारा फिनेंशियल चार्जेज होता है, फिनेंशियल चार्जेज मतलब समझना, जो हमारे बिजनेस में फिनेंशियल चार्जेज मतलब होता है जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल को लाने से रिलेटेड खर्च होता है। जैसे बिजनेस में हम शेयर कैपिटल लाएं, ठीक है, डिवेंचर लाएं, ठीक है, डिवेंचर से पैसा लाएं, लोन से पैसा लाएं, प्रिफरेंस शेयर से पैसा लाएं, ठीक है, तो ये सारा जो हमारा सोर्स ऑफ फंड है, इसको हम लोग दे क्या रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, लोन पे हम देंगे, इंटरेस्ट पेड करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। तो ये सब जो हम जहाँ से हमारे बिजनेस में फिनांस आता है, ठीक है, इसको जो अमाउंट पेड होता है उसको बोलते हैं फिनेंशियल चार्जेज। ठीक है, तो हमारा जो फिनेंशियल चार्जेज होता है ये जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है, कॉस्ट अकाउंट में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल को लाने से रिलेटेड जो खर्च है, ठीक है, तो जो हम कैपिटल ओनर को दे रहे हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हैं, तो वो जो हमारा है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा। वेस्टेज हैज नो रिलाइजेबल मार्केट वैल्यू, ठीक है, देखो तो वेस्टेज मतलब क्या होता है? जिसका रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। ये चीज हम लोग लास्ट वीडियो में कवर भी किए थे। स्क्रैप जो होता है उसका स्क्रैप का मार्केटेबल वैल्यू होता है, उसका रिसेलेबल वैल्यू होता है। ठीक है, वेस्टेज का कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, तो ये करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है ये कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर करता है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन को आगे करेंगे तो वहां पे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा था ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन। देखो जो तुम लोग का भी एग्जाम पैटर्न होगा ना, ये इस तरह से नहीं होगा। तुम लोग का एग्जाम पैटर्न ठीक उसी तरह से रहेगा जिस तरह से सेमेस्टर 5 में क्वेश्चन आया था। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए ऐसा यहाँ पे पूछा गया, बट हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये क्वेश्चन के पैटर्न को ना समझ के क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, ना कि हम लोग को पैटर्न माइंड में ये सेट कर लेना है किसी पैटर्न में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ईओक्यू, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। ईओक्यू के कंसेप्ट को समझने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट किसको बोलते हैं इस चीज को पहले समझते हैं। इन्वेंट्री मतलब समझ में आ रहा है? जो हमारे बिजनेस का स्टॉक है, जो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारा आता है सबसे पहले परचेज प्राइस। ठीक है, उस गुड्स को हम कितने प्राइस में परचेज किए ये अमाउंट लेते हैं, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट कहने का मतलब हुआ, ठीक है, हम उसको ऑर्डर करने से रिलेटेड जो खर्च होता है। जैसे मान लो हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ये है कोयला, ठीक है, तो कोयला को परचेज किए, एक हमारा वो परचेज प्राइस उसका इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। प्लस कोयला खरीदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कितना हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, कोटेशन मंगवाते होंगे, टेंडर करते होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जब हम लोग उसको परचेज किए तो जहाँ से सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ लाने में, सप्लायर के यहाँ से अपने यहाँ लाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हमारा लगा होगा। ठीक है, तो किसी गुड्स को ऑर्डर करने या प्रोक्योर करने से रिलेटेड जो खर्च होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गया। परचेज प्राइस मतलब जो सप्लायर को पेड किए उस गुड्स को परचेज करने में। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जो हम लोग ऑर्डर करने से या प्रोक्योर करने से रिलेटेड खर्च होता है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। प्लस तीसरा यहाँ पे एक चीज आता है केयरिंग कॉस्ट। केयरिंग कॉस्ट मतलब हो गया जब हम लोग गुड्स या रॉ मटेरियल अपने यहाँ लेते आए अपने प्लांट में, तो उसको स्टोर करने में भी कुछ पैसा खर्च होता है। क्या खर्च होता है समझना, मान लो हम लोग 10 लाख या 5 लाख का मटेरियल खरीद के लेते हैं, तो वो हमारा एक तरह से अमाउंट क्या है, वहां पे ब्लॉक है ना, उस 5 लाख को तो अभी हम यूज नहीं कर पा रहे। जब धीरे धीरे मटेरियल मेरा कंज्यूम होगा तो एक तरह से कैपिटल वहां पे ब्लॉक है। ठीक है, तो कैपिटल पे हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा। ठीक है, उसका जो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हमारे पास मटेरियल रखा है तो उसको देख रेख भी करना है।
ऐसा नहीं कि पानी लग गया या तो कहीं खराब हो गया, ठीक है, वेस्टेज हो गया। तो ये सब जो होता है ना, किसी जो हमारा मटेरियल उसको कैरी करने से रिलेटेड जो खर्च होता है, उसके स्टोरेज में हमारा खर्च हो रहा, गार्ड रखे होंगे, ठीक है, जो उसका देख रेख कर रहा होगा, ठीक है, तो ये सारा जो खर्च होता है ना, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? कैरिंग कॉस्ट मतलब उसको स्टोर करने से रिलेटेड जो खर्च होता है, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। अब जो हमारा ये तीनों का टोटल होता है ना, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारा तीनों चीज आता है, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तीनों चीज आता है। अब देखो ईओक्यू हम लोग को क्या होता है, देखो अब एक दो चीज और समझना। जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ना, ये ज्यादा अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो पर यूनिट कम पड़ता है। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा अगर मटेरियल ला भी लेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत दिन तक कंज्यूम होगा। ठीक है, तो उतना दिन तक हमारा कैपिटल ब्लॉक रहा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाता है लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और कम ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट घट जाता है लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईओक्यू हम लोग को यहाँ पे हम लोग को ध्यान क्या देना पड़ता है, टोटल हम लोग को अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है हमारा कि इन्वेंट्री कॉस्ट कम आए। अब इन्वेंट्री कॉस्ट कम आए इसके लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो और कैरिंग कॉस्ट भी कम हो। तो ईओक्यू हम लोग को एक क्वांटिटी सजेस्ट करता है कि इतना क्वांटिटी तुम एक बार में परचेज कर लो, इससे तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट जो है ये दोनों मिनिमम हो जाएगा। बात क्या बोले, समझ में आया? देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है कि हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर तो हम लोग बात करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसी में से जो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट है ना, इसको भी मिनिमम करने का या इसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे कम आए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया। EOQ, economic order quantity, is the order size that minimize total inventory cost। ये वो साइज होता है, ये ऑर्डर क्वांटिटी होता है जिसमें हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है ये मिनिमाइज हो जाता है, घट जाता है। ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट जो है ये हमारा घट जाता है। ईओक्यू वह ऑर्डर का साइज होता है जो कुल भंडार लागत को न्यूनतम करता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला का अगर बात करें तो फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी हम लोग बताए थे, 2AB डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अंडर रूट, ये हमारा हो गया EOQ का फॉर्मूला। टू का मतलब यहाँ पे टू तो फिक्स हमारा है, कांस्टेंट नंबर है। ये मतलब एनुअल डिमांड, जिस गुड्स का परचेज करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1,50,000 जो भी रहेगा। ठीक है, इनटू बाइंग यूनिट यहाँ पे हमारा है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, या ये जो भी है ना यहाँ पे इसको ओ बुक में लिख, बी या ओ कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बी लिख रहे हैं, 2ABC। जो बाइंग कॉस्ट है या ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों एक ही चीज हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखेंगे पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो इस तरह से और इसका अंडर रूट कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा EOQ। ये हमारा नंबर में आएगा ना कि अमाउंट में। ठीक है, ये हमको सजेस्ट क्या कर रहा है, हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी परचेज करना है। ठीक है, तो ये था EOQ का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव वेज सिस्टम। ठीक है, हमारा जो वेतन का प्रणाली होना चाहिए वो कैसे इफेक्टिव होगा, उसका क्या विशेषता होगा, ये चीज हम लोग को बताना है। ठीक है, हम लोग को प्लांट में या अपने इंडस्ट्री में, ठीक है, अपने फैक्ट्री में ये ध्यान देना होता है कि वेजेस जो हम दे रहे हैं अपने लेबर को या अपने एम्प्लॉय को, उसका सिस्टम अच्छा हो जिसमें हमारा एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो और हमारे लिए भी वो सही है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। एन इफेक्टिव वेज सिस्टम मस्ट बी बैलेंस फेयरनेस, कॉस्ट, सिंप्लिसिटी एंड इंसेंटिव, हर चीज को ये बैलेंस करता है। ठीक है, एक प्रभावी वेतन जो है प्रणाली को न्याय, लागत प्रभाव, देखो ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा लेबर है उसको फेयर वेजेज मिले। हम लोग को ये भी ध्यान देना है जिसमें हमारा कॉस्टिंग सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कॉस्ट हमारा बहुत ज्यादा, सिंपल हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेज सिस्टम ना हो, मतलब उसको सिंपल, कोई अगर वर्कर काम किया तो उसको पता चल जाए कि हम 10 यूनिट बनाए तो उसको एकदम पूरा हम सिंपल सिस्टम रखें कि 1 यूनिट बनाओ 200 रुपया ले जाओ, अगर वो 5 यूनिट बना रहा है तो उसका 1,000 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब जो हमारा सिस्टम है बहुत सिंपल होना चाहिए। इंसेंटिव, उसमें इंसेंटिव का कुछ ऐसा स्कीम होना चाहिए। तो ये सब चीजें, ठीक है, इसका मेन मेन फीचर्स क्या है, सबसे पहले इक्विटी एंड फेयरनेस। ठीक है, ये जो है इक्विटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का उसमें फीचर्स होना चाहिए।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी दोनों चीज को, इक्वालिटी दोनों चीज को ये इंश्योर करे। ठीक है, सिंप्लिसिटी हो मतलब हमारा जो वेज सिस्टम है ये सिंपल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना होना चाहिए, जिससे वर्कर भी समझ पाए कि हमारा कितना वेज बन रहा है। ठीक है, और हमको जो वेजेज मिल रहा है वो सही मिल रहा है या कम ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमारा इसमें वेजेस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम है। ऐसा नहीं कि हम कुछ इस तरह से वेजेस का सिस्टम रख दिए कि उसका रिकॉर्ड रखने में ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना होता है। अलायंस विद प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इंसेंटिव लिंकेज का कॉन्सेप्ट हमारे वेज सिस्टम में होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, कंप्लायंस को इंश्योर करे। ठीक है, मतलब हमारा वेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अगर जो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करे। जैसे अगर मिनिमम वेज का कुछ प्रोविजन है, ओवर टाइम्स का प्रोविजन, देखो लॉ वगैरह में क्या होता है ना, ये प्रोविजन होता है कि इतना मिनिमम वेजेज वर्कर को देना है। ठीक है, तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रहा है या नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को जो इंश्योर करे ये चीज होना चाहिए। क्वालिटी ओरिएंटेशन का उसमें फीचर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा फीचर्स है एक अच्छे वेज पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसको लास्ट वीडियो में हम स्किप किए थे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग अभी करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, explain the rules with example for the calculation of profit in incomplete contract। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है और एक्सप्लेन द रूल्स विद एग्जांपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका रूल्स रेगुलेशन हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट उस टाइप के इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले। बड़ा प्रोजेक्ट कहने का मतलब जो 2-3 साल 4 साल चलने वाले, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई बिल्डिंग जैसे एम्स वगैरह जो भी बनता है या बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है, या कोई सिविल वर्क मिला हुआ है जिसमें भी बहुत 1 साल में वो कंप्लीट नहीं होगा, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा, मतलब लंबा टाइम जिसमें लगने वाला है। कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कोई स्टेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें क्या होता है 1 से ज्यादा साल लगता है बनने में। अब थोड़ा सोच के देखो, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या, जो काम करवा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो पार्टी हो जाता है। एक पार्टी हो जाता है जो ऑर्डर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, जो ऑर्डर दिया है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टिव जो एक तरह से ये क्या है, कस्टमर, ये टेंडर निकाला है। ठीक है, ये टेंडर दिया है कि ये चीज बना दो, जैसे गवर्नमेंट हो गया या कोई कंपनी हो गया, ये टेंडर दे दिया कि एक एयरपोर्ट बना दो, एक बिल्डिंग बना दो, ठीक है, एक प्लांट बना दो, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकता है। और जो काम करवा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ये एक तरह से क्या है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये एक तरह से सेलर है। ठीक है, यही तो एक तरह से सप्लायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लायर होता है या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, एग्जैक्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अब उसके लिए ये सोच के देखो कि अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा 3-4 साल तक चलने वाला है तो क्या करे, प्रॉफिट वो 3-4 साल के बाद कैलकुलेट करे या बीच बीच में उसको निकाल लेना चाहिए। ऑब्वियसली वो बीच बीच में निकालेगा, एवरी ईयर अपना वो देखेगा प्रोग्रेस कि अभी तक जो हमारा काम हुआ, ये इसमें हम कितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस हुआ। ठीक है, उसी के बेसिस पे तो आगे का अपना वो प्लान करेगा कि जो हमारा बैलेंस प्रोजेक्ट बचा हुआ है उसको किस तरह से हम लोग को कम कॉस्ट में कंप्लीट करना, ज्यादा कॉस्ट में कंप्लीट करना। ठीक है, कितने टाइम में कंप्लीट करना, ये सब चीज के ऊपर तभी तो ध्यान दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो हर एक साल जहां तक जिस स्टेज तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जनरली ये भी नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि वो 4 साल में अगर कोई ब्रिज बनने वाला है या कोई बिल्डिंग बनने वाला है तो जो कॉन्ट्रैक्टी है वो 4 साल के बाद पेमेंट करे। जनरली ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है, हर एक साल मतलब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि तुम इतना काम कर देना, उसके बाद इतना पेमेंट कर देंगे, फिर इतना काम हो जाएगा तो ये उसके बाद हम इतना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, जनरली इस टाइप का प्रोजेक्ट में, इस टाइप के एग्रीमेंट में इस टाइप का क्लाउज होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स वेयर लार्ज प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन। ठीक है,
ये उस टाइप के इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पे लार्ज कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। सच एज रोड्स, जैसे रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ईच प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे देखो एक तरह से जो मैन्युफैक्चरर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या है, वही चीज तो जो वो बना रहा है, जैसे रोड बना रहा है तो फाइनल रोड बनेगा वही उसके लिए प्रोडक्ट होगा, ब्रिज बनेगा वही उसके लिए प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वही उसके लिए कॉस्ट यूनिट होता है। एंड कॉस्ट आर एकोमोलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से उसका अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ये लॉन्ग टर्म एंड हाई वैल्यू का होता है। सेपरेट कॉस्ट यूनिट होता है। वर्क सर्टिफाइड कहने का मतलब जिस जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका इंजीनियर या आर्किटेक्ट या सर्वेयर आके काम सर्टिफाई करता है कि अभी जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट हुआ है 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने का, समझना, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, ठीक है। ये पूरा बिल्डिंग का कॉस्ट हम मान लेते हैं 5 करोड़ रुपये, ठीक है, 5 करोड़ या 10 करोड़, चलो कर लेते हैं 10 करोड़ रुपये, ठीक है, 10 CR। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये ऑर्डर दिया है, ठीक है, बी को, ठीक है, बी जो है कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये जो है कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अब ई और बी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ होगा कि तुम फर्स्ट फ्लोर बना देना, उसके बाद तुम्हारा हम मान लेंगे कि 20% काम हो गया और 20% पेमेंट कर देंगे। फिर सेकंड फ्लोर बनाना, फिर हम देख लेंगे अपना चेक करके सब चीज अगर ठीक ठाक लगा तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा 40% काम हो गया, हम फिर 20% तुम्हारा एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, मतलब 40% उस टाइम तक पेमेंट क्लियर, ठीक है। फिर जो यहाँ पे थर्ड फ्लोर बना देना, हम उसको चेक कर लेंगे, फिर हमको लगेगा कि आगे का 20% काम हो गया तो फिर उस 20% का तुमको पेमेंट कर देंगे। कुछ इस तरह से इस फेज में पेमेंट जो है होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अ, जिसका काम हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, बीच बीच में आके वर्क को सर्टिफाई करते रहता है, ठीक है। तो वही चीज बोला जाता है, आर्किटेक्ट या इंजीनियर सर्टिफाई कंप्लीटेड वर्क, जो काम पूरा हो गया उसको आके सर्टिफाई करता है, हाँ ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग से बन गया तो इतना हम तुम्हारा काम सर्टिफाई करते हैं, इतना तुमको पेमेंट रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जनरली इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और होता है कि अगर मान लो 20% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर बन गया तो मान लेते हैं 20% कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो 10 करोड़ का 20% कितना हुआ, 2 करोड़ रुपये, ठीक है, 2 करोड़ रुपया हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, जितना वर्क सर्टिफाई किया जाता है उसका उसका पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है। 2 करोड़ का ये काम हो गया ना, तो 2 करोड़ पेमेंट नहीं किया जाएगा, 1 करोड़ 60, ठीक है, 1.5 करोड़, ठीक है, इस तरह से पेमेंट कर दिया जाता है। कुछ पैसा रखा जाता है, होल्ड करके रिटर्न किया जाता है, सो दैट ऐसा नहीं कि वो बीच में कहीं काम छोड़ के चला जाए, हो सकता है, ठीक है, या आगे कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम कैसे पैसा काटेंगे, ठीक है, एडजस्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए कुछ पैसा जो है रिटर्न कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है, जितना वर्क सर्टिफाई हुआ उसका जनरली पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है, उसमें से कुछ कट करके ही किया जाता है। वो अमाउंट इसका होल्ड रहता है कब तक, जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट ना हो जाए। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी रिटेंशन अमाउंट है उसको रिलीज कर दिया जाता है, वो पेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे है, ठीक है। रिटेंशन मनी, सम पोर्शन ऑफ पेमेंट इज हेल्ड बैक टू इंश्योर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए या सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ अमाउंट जो है होल्ड कर लिया जाता है। तो ये मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, आगे अब इसके हम लोग अकाउंटिंग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, डायरेक्ट कॉस्ट, ये क्या था हम लोग अभी पढ़ रहे थे, फीचर जो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उसी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किया जाता है, ओवरहेड जो होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो एक पर्सन है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ खर्चा जो होता है वो तो डायरेक्टली मान लो उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है XYZ, ठीक है, मिस्टर XYZ, ये क्या किया है, रोड बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दूसरा कहीं पे एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, एक और कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ब्रिज बनाने का, हो सकता है जो इस टाइप के बिजनेस में वो 3-4 कॉन्ट्रैक्ट तो पकड़ के रखता है, तुम लोग भी इस चीज को समझ रहा होगा, ठीक है। अब देखो रोड बनाने से रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्च है, ये तो रोड में ही इसका कॉस्ट, हम रोड बनाने से रिलेटेड जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो इसी में ऐड होगा, ठीक है, वो इसी रोड का कॉन्ट्रैक्ट में ही चार्ज होगा। बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड जो खर्च, बिल्डिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डेबिट होगा, ठीक है, उसी में उसको चार्ज किया जाएगा। और ब्रिज बनाने से रिलेटेड जो खर्च है डायरेक्ट इसी से रिलेटेड है, उसको इसी में चार्ज किया जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ खर्च ऐसा होता है जो तीनों के लिए कॉमन होता है, मान लो जो XYZ ये पर्सन है,
ये एक मैनेजर रखा है, ठीक है, जो काम कर रहा है तीनों को देखने का, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों के लिए मान लेते हैं एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जो तीनों का सेपरेट है, तो उस सुपरवाइजर का सैलरी तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज होगा। लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा मैनेजर है, ठीक है, जो तीनों को इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको भी मैनेज कर रहा है, इसको भी मैनेज कर रहा है, इसको भी मैनेज कर रहा है, तो इसका जो खर्च है, मैनेजर का जो खर्च है, इसको तो डायरेक्टली हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज नहीं कर सकते, ये तो तीनों को देखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, तीनों में एलोकेट कर दिया जाता है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसके खर्च को, मैनेजर के सैलरी को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है, जैसे मटेरियल, लेबर, प्लांट, इक्विपमेंट आर चार्ज डायरेक्टली टू कॉन्ट्रैक्ट, जो डायरेक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसको तो उसी में चार्ज कर दो, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ओनली एलोटेड पोर्शन इज चार्ज, ठीक है, जो पोर्शन अलॉट किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उसी को उसमें चार्ज किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे इस केस में हम ऐसा मान लेते हैं, जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है वो डिसाइड किया कि मैनेजर का सैलरी का 20% यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, 30% इसमें चार्ज करेंगे और 50% इसमें चार्ज करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, अपना वो डिसाइड किया, ठीक है, कि इसमें ये 20% ध्यान दे रहा है, यहाँ पे 30% मैनेज करने का काम कर रहा है, इसमें 50%, तो उसी बेसिस पे अपना वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट रिकग्निशन, स्पेशल रूल्स फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो जनरली हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कब निकलेगा, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो एक तरह से तो हमारा नोशनल प्रॉफिट है, ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, वो एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ हो सकता है। मान लो अभी हम एक ही फ्लोर बनाए हैं, इसी केस में समझो एक ही फ्लोर बनाए हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आया हो सकता है सेकंड थर्ड में लॉस हो जाए, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा इस प्रोजेक्ट का या इस कॉन्ट्रैक्ट का कब पता चलेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें भी कुछ स्पेशल रूल के बेसिस पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते जाते हैं, ठीक है। वही चीज हम लोग को आगे भी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे होपफुली तुम लोग को ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला हम काम कर रहे हैं, इसका कितना कॉस्ट है। तो पहला तो मेथड होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ठीक है, मतलब जितना परसेंट कम काम कंप्लीट हुआ उसके बेसिस पे, ठीक है। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एक तो ये हो गया। दूसरा कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उस टाइम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेथड जनरली तब काम करता है जब कोई हमारा छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना में कंप्लीट हो जाने वाला है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड का मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग समझ रहे हैं कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे इस चीज, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आगे आएंगे, ठीक है। पहले कॉस्ट हम लोग निकाल लें तब तो, ठीक है। तो एक हमारा हो गया कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ये जनरली कब यूजफुल होता है, जब कोई छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, 5 महीना, 6 महीना, ठीक है, साल भर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग मेथड यूज करते हैं ये वाला है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, मतलब जितना परसेंट कंप्लीट हुआ उसी के बेसिस पे हम लोग उसका कॉस्ट निकाल निकाल लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कितना वर्क सर्टिफाई हुआ, उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट वहां पे निकालते हैं, ठीक है। सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये देखो लिखा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरली तब होता है जब कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला जाता है कि एक काम करो, जितना तुम्हारा खर्च होगा ना उसमें से कुछ परसेंट का प्रॉफिट ऐड करके तुमको पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का केस में ये अलग होता है, इस टाइप का भी कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये चीज। अब देखो आओ इस चीज में आते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये चीज हम लोग को समझना है। कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के ही स्टेज में, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। सिंस कॉन्ट्रैक्ट आर लॉन्ग टर्म इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट नोशनल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकलता इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये जो हमारा होता है नोशनल प्रॉफिट होता है ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट टू शो फेयर रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 5-6 साल में अगर निकालेंगे ये चीज तो फिजिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग को हर एक साल, हर एक टाइम के बाद अपना प्रॉफिट निकाल के चेक करना होता है कॉस्ट या प्रॉफिट, सो डेट उसी के बेसिस पे आगे का हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म समझना। वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना काम हम कर दिए, जितना काम हम लोग कर दिए, कॉन्ट्रैक्टर कर दिया, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका इंजीनियर या उसका आर्किटेक्ट सर्वेयर कोई आके चेक करता है, और अगर वो जितना पोर्शन सर्टिफाई कर दिया उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड।
वर्क अनसर्टिफाइड कहने का मतलब होता है जितना जो काम हम लोग कर चुके हैं, बट हमारा जो अगला जो इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है वो अभी उसको सर्टिफाई नहीं किया। जैसे समझना, अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग समझ रहे थे ना कि यहाँ पे जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट तो ये चल ही रहा है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट फ्लोर जब कंप्लीट हुआ उसी टाइम हमारा इंजीनियर आ जाएगा, अगला का इंजीनियर, ठीक है, वो आके सर्टिफाई करके चल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ तुरंत सेकंड फ्लोर का काम स्टार्ट हो गया। अब मान लो यहाँ पे हम दीवार दे चुके, ठीक है, अब दीवार दे चुके हैं, वो तो क्या बोला है कि जितना काम कंप्लीट होगा हम उतना ही को सर्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ, इसको सर्टिफाई कर देगा, लेकिन जब वो काम करने के सर्टिफाई करने के लिए आया था उस टाइम ऊपर का हम लोग दीवार भी दे चुके थे सेकंड फ्लोर का। तो जो हम आगे काम कर चुके हैं ना वो हमारा हो जाता है वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक। हमारा वो काम तो हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्थिति में तो है, ठीक है, सिचुएशन में, बट उसको अभी सर्टिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड मतलब समझ में आ रहा होगा। पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, जिसको अभी सर्टिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट मतलब जो वर्क सर्टिफाई हुआ, पेमेंट जब भी मिलेगा तो जितना हमारा काम सर्टिफाई किया है इंजीनियर उसी के अगेंस्ट में देगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ऊपर समझ रहे थे ना बिल्डिंग वाले केस में कि अभी मान लो 20% काम हो गया तो 2 करोड़ के अगेंस्ट में बोलेगा, ठीक है, हम 80% पेमेंट कर देना है या 75% कर देना है या 90% कर देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है, जो दोनों के बीच में अपना एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक। उसके बाद नॉशनल प्रॉफिट फिर निकालते हैं। नॉशनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी तुम लोग को आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि हम प्रॉफिट निकालेंगे। अभी इसको हम लोग आगे करेंगे, इससे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते जाते हैं, फिर उसके बाद ये कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पहले हम लोग रीड कर लेते हैं फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है The following information are available in respect of a contract of building for the year 2020-21, ठीक है। एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया जिसके रिस्पेक्ट में ये इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल अभी हम इतने अमाउंट का इशू कर दिए 2,25,000 का, वेजेज पेड कर चुके हैं 3,30,000 का, जनरल एक्सपेंस इतना खर्च हो चुका है, प्लांट 50,000 का वहां पे भेजे हैं अभी, ठीक है, वेजेज एक्रूड एंड ड्यू, ठीक, मतलब जो वेजेज हमारा ड्यू हो चुका है, ठीक है, पेड कर चुके थे 3,30,000, ठीक है, और जो ड्यू हो गया ये है 12,000, ठीक है। मटेरियल इन हैंड एट इन, जब हमारा ये 2020-21 खत्म हो रहा है उस टाइम 12,000 का वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग मटेरियल इतना या तो जिसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट ये इतना पड़ा हुआ है, केस इतना रिसीव किए, वर्क इतना सर्टिफाई हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट दिया हुआ है, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट और मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग को बनाना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसका हेडिंग हम लोग देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम वही है जो ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, एक बार तुम लोग थोड़ा रिकॉल उसको, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड उस साल का जो भी खर्च होता है सारा चीज लिखते हैं, और क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स का अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। डेबिट साइड सारा खर्चा लिखो उस ईयर का, और क्रेडिट साइड जहां से हमको इनकम आया, जैसे सेल से इनकम आया तो उसको लिख दो, ठीक है। फिर बैलेंस करके हमारा प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट है। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 लाख का है तो इसको तो कुछ नहीं करना है। मटेरियल इशू किए हम उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2,25,000 का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मटेरियल इशूड कितना, 2,25,000, ठीक है, ये लिख दिए। फिर वेजेज पेड जो किए 3,30,000 का, टू वेजेज पेड, ठीक है, 3,30,000। देखो यहाँ पे इसको दो तरह से दिखा सकते हैं, एक तो वेजेज टू वेजेज लिख के कर दें पहले पेड वाला 3,30,000, ठीक है, और जो हमारा अनपेड है, ठीक है, अनपेड जो है ये भी तो खर्च हो ही चुका है तो इसको भी तो डेबिट करेंगे 12,000, ठीक है। टोटल यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 3,30,000 और 12,000, 3,
4,2, ठीक है, 3,42,000, ठीक है। मटेरियल कितने का इशू किए हैं ये हम लोग लिखते हैं, कितना मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजे हैं। वेजेज पेड क्यों वो लिख दिए। जनरल एक्सपेंस लिखा हुआ है 12,000, ठीक है। देखो अभी हम लोग ये मानेंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग ये मानेंगे ये जनरल एक्सपेंस जो है पूरा इसी कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। प्लांट बोल रहा है 50,000 का भेजे, तो प्लांट जो गया है ना इसको यहाँ पे नहीं लिखना, इसका केवल डिप्रिसिएशन लिखना, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। कितना का प्लांट है, 50,000 का, डिप्रिसिएशन का रेट है 5% पर एनम, तो 50,000 का 5% अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2,500 रुपये, ठीक है। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। वेजेज एक्रूड एंड ड्यू इसको ऊपर लिखे दिए। मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड मतलब समझ में आ रहा है, एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, इधर, ठीक है, बाय मटेरियल इन हैंड, ठीक है। ये कितने का है, 12,000 का, ठीक है। उसके बाद कैश रिसिप्ट 4,50,000, इसको यहाँ पे यूज नहीं करना है, इसको बाद में यूज करेंगे। वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो है ये यूज होगा, ठीक है। जो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है इसको लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, WIP के अंदर लिखते हैं। पहला लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, ये हमारा है 6 लाख का, और वर्क अनसर्टिफाइड ये हमारा है 18,000 का, टोटल हो गया 6,18,000, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। और क्या बच रहा है, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भेजते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे। देखो डेबिट साइड हम लोग वो सारा आइटम लिखते हैं ना जो इस कॉन्ट्रैक्ट में खर्च हो रहा है, समझना। डेबिट साइड हम लोग वो आइटम लिखते हैं, वो सारा ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में खर्च हुआ, और क्रेडिट साइड वो चीज लिखते हैं ना जो जिस कॉस्ट को यहाँ से हटाना है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, पता है हम लोग क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस कॉस्ट को ना हमको इससे हटाना है, इस अकाउंट से हटाना है। जैसे 12,000 का कॉस्ट बचा, मटेरियल बचा हुआ रह गया, तो इसको क्रेडिट कर दो, मतलब ये जो 12,000 है यहाँ से कॉस्ट हट जाएगा, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, कितना, 12,500, ठीक है, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे जगह काम चल रहा था, वहां से मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में आया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आया तो इसमें खर्च हो गया, इसमें यूज हो गया, तो इसको यहाँ पे डेबिट करो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्च हुआ उसको डेबिट करो, और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में चला गया या दूसरे जगह चला गया उसको क्रेडिट करो, ठीक है। जैसे दूसरे जगह से मटेरियल आया, ठीक है, टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दूसरे यहाँ से आया 3,000 का, तो 3,000 यहाँ लिखे, और जो दूसरे जगह चला गया उसको क्रेडिट साइड में लिखे, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं लिखना है, मटेरियल इशूड लिख दिए, वेजेज पेड लिख दिए, जनरल एक्सपेंस प्लांट लिख, प्लांट का डिप्रिसिएशन लिख दिए, वेजेज एक्रूड लिख दिए, मटेरियल इन हैंड लिख दिए, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखो समझो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं जो हमारा सेल्स का अमाउंट है, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट ना लिख के हम लोग WIP लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सेल्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि वह सेल्स से हम लोग को पैसा आया। यहाँ पे जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, जितना का काम हो चुका है, यही तो हमारे लिए रिवेन्यू है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वहां पे सेल्स हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहां से पैसा आया। डेबिट में सारा खर्चा लिखें, परचेज लिखें, ओपनिंग स्टॉक लिखें, और क्रेडिट में सेल्स लिखते हैं। डेबिट में सारा खर्चा, क्रेडिट में जहां से पैसा आया। यहाँ पे जो जो खर्चा जहां जहां से हुआ उसको तो डेबिट साइड में लिख दिए, ठीक है। और क्रेडिट साइड में बाय WIP लिखने का पर्पस ये है कि जहां से हमारा रेवेन्यू आने वाला है, जितना का काम हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिए। फिर इसको तुम लोग और ये जो है एक तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक वहां लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उतना का स्टॉक उस साल में बिका ही नहीं, उतना का स्टॉक उस साल में बिका ही नहीं, बिना बिका हुआ रह गया, तो उसको उस ईयर से हटाओ, तो हटाने के लिए वहां क्रेडिट करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो स्टॉक हमारा साइड पे बचा रह गया या दूसरे जगह भेज दिए, ठीक है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, उसको यहाँ से हटाना है तो उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब इसका जो टोटल आएगा ये आ जाएगा 5,84,000, सॉरी इधर आएगा 6,42,500, ठीक है, 6,42,500, ठीक है। और डिफरेंस आएगा 58,000 का। ये जो 58,000 है ना इसको बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल मतलब समझ में आ रहा है,
माना हुआ प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, ये नॉशनल प्रॉफिट कहने का मतलब हुआ जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि 58,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो 58,000 बचा ना, इसको यहाँ पे ले आते हैं बाय नॉशनल प्रॉफिट 58,000। अब 58,000 का जो नॉशनल प्रॉफिट है, हम लोग इसमें से कितना प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, मतलब कितना, जैसे अभी हम लोग क्या किए, ये देखो एक तरह से एस्टिमेटेड हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो हम लोग को लगा कि 58,000 का अभी तक प्रॉफिट हो गया, बट चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए पूरा 58,000 को हम लोग प्रॉफिट नहीं मानते। अब यहाँ पे रूल ये बोलता है कि ये देखो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, तो बोलता है अगर 25% से कम कंप्लीट हुआ है तो कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% से ज्यादा और 50% से कम है तो फिर क्या करो, जो हमारा नॉशनल प्रॉफिट है उसका 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड इंटू डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाई, इस तरह से निकाल लो। अगर 50% ज्यादा तो 2/3 ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और अगर 50% मतलब 90% से ज्यादा है, ठीक है, जनरली जो हमारा नियर टू कंप्लीट है, ठीक है, नियर टू कंप्लीशन, ठीक है, जो कंप्लीट होने वाला है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल के उसका प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ ये कैसे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, इससे हमारा निकलेगा कंप्लीशन स्टेज, ठीक है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। तो सर्टिफाइड जो अभी हमारा हुआ ये है 6 लाख का, और कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है ये है 12 लाख का, ठीक है। इसका मतलब 50% कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब 50% अगर कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, 1/3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा ये निकलेगा 58,000 इंटू 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू हमारा जो कैश रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, 3 3 कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, तो जो भी आएगा ये हमारा हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना हमारा जो यहाँ पे अमाउंट आएगा ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है कि अगर 50%, ये जो 50% वाला है ना, 20 to 50% वाला, ये 25% से ज्यादा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और लेस देन 50%, मतलब 50 अगर हो गया तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50% एग्जैक्ट कंप्लीट है, ये है 50 या 50 से ज्यादा, ये 25 से ज्यादा बट लेस देन 50, ठीक है। तो फिर ये 50% है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाए, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। 58,000 नेशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा 26,000, दो दूना 4, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2, 4, 1, 9 दूना 18, 29,000 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बैलेंस हमारा बचा ये रिजर्व अकाउंट में, टू WIP रिजर्व लिखना, ठीक है, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अकाउंट में ये हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, तो होपफुली कंसेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। देखो तुम लोग के पास टाइम बहुत कम था, ठीक है, तो शायद तुम लोग कितना पढ़ा नहीं पढ़ा ये तो हमको भी पता नहीं है, बट ये वीडियो एक बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेनली इसका कंसेप्ट ये है कि जो भी खर्च है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसको डेबिट करो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से हमारा इनकम आया, ठीक है, जो भी इनकम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेल तो हम लोग इसको कर नहीं रहे, जो हमारा काम कंप्लीट हो गया वही एक तरह से तो हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हो गया, रेवेन्यू का सोर्स हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट जो इनकम्प्लीट काम है WIP है, वही एक तरह से यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, उसको क्रेडिट करते हैं और कुछ इस तरह से हम लोग नॉशनल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉशनल प्रॉफिट का एक पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और एक पोर्शन जो रिजर्व में चला जाता है, रिजर्व WIP रिजर्व में चला जाता है, ठीक है। किस जो हमारा कितना अमाउंट जाएगा ये डिपेंड करता है इस चीज पे, ठीक है। अगर हमारा 25% से कम है तब कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, इस केस में पूरा अमाउंट जो है, ये मान लो 58,000 है, ये अगर 50% से कम हमारा कंप्लीट हुआ रहता, 25% से कम, तो ये 58,000 पूरा हमारा
टू रिजर्व WIP में चला जाता। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेस अकाउंट, ये भी जो है इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये भी कंसेप्ट सेम, मतलब देखो जो भी ऊपर कंसेप्ट समझा ना, ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट वाला ही कंसेप्ट यूज होता है। प्रोसेस अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट होता है, इस मेथड से हम लोग कॉस्टिंग वहां पे करते हैं, इस मेथड से हम लोग कॉस्ट उस टाइप के इंडस्ट्रीज में निकालते हैं जहां पे जो हमारा प्रोडक्ट है ये कुछ प्रोसेस से होके गुजर रहा है। मतलब पहले एक प्रोसेस में कुछ स्टेज तक कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे स्टेज में जाएगा, फिर वहां पे काम होगा, फिर तीसरे स्टेज में जाएगा, फिर वहां पे काम होगा, तब वो फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है, तो इस टाइप का जहाँ पे इंडस्ट्रीज होता है वहां पे हम लोग को एक फाइनल जो आउटपुट निकला, जो हमारा प्रोडक्ट बना, उसका तो कॉस्ट निकालना है ही, प्लस हर एक प्रोसेस के लेवल पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉस्ट हर प्रोडक्ट का क्या आ रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग इस तरह से यहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इंडस्ट्री तुम लोग को बताना, जैसे जो ऑयल वगैरह जहाँ पे निकलता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले जमीन से निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जमीन से पहले तेल निकाला गया, पेट्रोल वगैरह, फिर उसका रिफाइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस, शुगर का वगैरह का मिल में इसी तरह से होता है, चीनी का मिल में। ठीक है, पहले गन्ना से जो है उसका रस निकाला जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है। तो इस टाइप का जो इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह जहाँ पे बनता है, जहाँ पे प्रोसेस हुआ, एक प्रोसेस हुआ, फिर दूसरे प्रोसेस होगा, फिर तीसरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज में कॉस्टिंग का जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर 3 प्रोसेस दिया हुआ है, ये क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले 3 अकाउंट बनाएंगे। एक हमारा होगा प्रोसेस एक्स। ठीक है, जितना प्रोसेस रहेगा उतना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, इसका नाम देंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस एक्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रोसेस वाई अकाउंट, और ये हमारा हो जाएगा प्रोसेस जेड अकाउंट। यहाँ पर भी वही चीज है, जो प्रोसेस से डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोसेस उस प्रोसेस का, उस पार्टिकुलर प्रोसेस का ही एक्सपेंस है, उसी प्रोसेस से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसको तो वहीं पे डेबिट करो। जैसे यहाँ पे प्रोसेस एक्स का क्या क्या खर्च है, टू मटेरियल 50,000, ये लिखो। ठीक है, टू वेजेज 20,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, ये चीज दिया हुआ है। इसी तरह से वाई प्रोसेस का जो है ऊपर, देखो फर्स्ट प्रोसेस में ठीक है ऊपर से लिखना मटेरियल, सेकंड प्रोसेस में क्या करना, ऊपर एक लाइन छोड़ लेना। ठीक है, फिर टू मटेरियल, क्यों ये लाइन छोड़ रहे हैं बता देंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा बनाते बनाते। यहाँ पे टू मटेरियल 30,000, टू वेजेज 10,000। ठीक है, फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। ठीक, फिर यहाँ पे लिखते हैं टू मटेरियल, टू वेजेज और टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अमाउंट है 25,000, 6250, और ये 25। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से नोट करना है, इतना पहले तुम लोग भी नोट कर लो। फिर हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6500 रुपये। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ये जो एक्सपेंस है ये किसी पार्टिकुलर प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये तीनों प्रोसेस से रिलेटेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो उसी को बोलते हैं ना जो डायरेक्टली किसी प्रोसेस से या किसी प्रोडक्ट से लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है इन प्रोसेस वाई में हमको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स, और प्रोसेस जेड में हाफ टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे अगर हमारा है एक्स वाई और जेड, अगर एक्स में 1, तो प्रोसेस वाई में 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1.5। ठीक है, फिर प्रोसेस जेड में क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ प्रोसेस एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0.5। इस तरह से हो गया, अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3
3:1 इस तरह से रेशियो बन जाएगा, 3:3:1 के रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 6500, इसको इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक है। एक्स में आ जाएगा कितना, 6500 अमाउंट था, 6500 का 2/6, 6500 ही था, ठीक है। फिर इसी तरह से वाई में आ जाएगा 6500 इंटू 3/6, और जेड में आ जाएगा 6500 इंटू 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लेना है। 2167 ये आ जाएगा, ये आएगा 3250, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 1083। अब इसी तरह से सब में हम लोग को ये लिख देना है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे था 2167, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस था जेड में 1083, और वाई में था 3250, 3250, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद इसको टोटल करेंगे, ये टोटल करने से आ जाएगा प्रोसेस एक्स का 82167, ठीक है। मतलब 82,167 रुपये हमारा खर्च हुआ किसमें, प्रोसेस एक्स तक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है 2500 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना बाय प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कितना, 82,167 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक्स स्टेज तक बन चुका है, इसका कॉस्ट कितना हुआ 82,167, ठीक है। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल 82,167 रुपये खर्च हुआ था 2500 यूनिट बनाने में, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 52.17, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे वो एक्स स्टेज तक उसको बनाने में 82,167 रुपये खर्च हुआ, और कॉस्ट पर यूनिट हमारा यहाँ पे 52 रुपया 17 पैसा पड़ रहा है एक प्रोसेस तक, ठीक है। फिर ये जो हमारा 82,167 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 82,167, ठीक है, टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,30,417। फिर ये जो अमाउंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे बाय प्रोसेस जेड अकाउंट, 1,30,417 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह से इसका सीपीयू निकाल लेंगे। इसके बाद प्रोसेस जेट अकाउंट बनाएंगे। जो अभी तक वीडियो देख चुका है एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, सो डैट जो कुछ उधर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तुम लोग को मिलता रहे, ठीक है। एक बार कोशिश ये करना इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देने का, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब वीडियो चलता है ना तो बनाने में अच्छा लगता है, अदरवाइज फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप का लगने लगता है कि मेहनत कर रहे हैं बट चल नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम लोग हमको भी मोटिवेट करने का प्रयास करना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारा ये था इसको लेते आएंगे टू प्रोसेस वाई अकाउंट, वाई से कितना आ गया 1,30,417 रुपये, ठीक है। इसका जो टोटल आएगा ये आ जाएगा 165,250, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होगा ये जाएगा बाय फिनिश गुड्स, ठीक है। ये हमारा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कोई आगे तो प्रोसेस है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। यहाँ पे आएगा 66.10, ठीक है, 1,62,250 रुपये, 1,62,250 रुपये। जो कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे ना इसको अंदर लिखना, या तो इसके नीचे अकाउंट के नीचे, इधर अमाउंट वाले में नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को तुम लोग ध्यान देना। तो इस तरह से हम लोग आज का जो वीडियो था इसमें प्रोसेस अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट सीखें, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है ये भी चीज़ समझे, इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी समझे, ठीक है। तो ये सब मेजर 3-4 क्वेश्चन जो भी किए हैं
ये सारा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, और एक तुम लोग का कॉस्ट शीट जो है, यही सब जगह से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा जो सिलेबस में है। उसके बेसिस पे तो लग रहा है कि यही 2-3 जगह जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कोशिश की कवर कर देने का। होपफुली तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर तुम लोग ऐसा सीखा है, कुछ भी तुम लोग को लग रहा है लर्न किए, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।